स्वागत है आप सबका। यूपी स्पेशल जीएस का वीडियो मैं दे रहा हूं लगातार। इसके पहले एक वीडियो दिया हूं, लोगों को खूब पसंद आया और अब एक नया वीडियो आपको दिया जा रहा है जिसमें 50 प्रश्न हैं। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न शामिल किए गए हैं और जो छात्र अक्सर भाबर क्षेत्र क्या है, तराई क्षेत्र क्या है, इन सब के बारे में परेशान रहते हैं, इन सबको भी मैं विधिवत चित्र सहित समझाया हूँ, मैप में भी समझाया हूँ। ठीक, और भी कुछ विशेष चीज़ें इसमें हैं। अब वीडियो को पूरा देखिए और विशेष करके यह वीडियो वीपीओ और पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। आशा है आपके लिए उपयोगी होगा। और हाँ, अगर उपयोगी हो जमे तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप थोड़ा आलस न कीजिए, संकोच न कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा मनोबल बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन, केवल फैक्चुअल चीज़ें आपको मैं दे रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का जो गठन हुआ था वह 24 जनवरी 1950 को, मतलब यह नाम दिया गया था। इसके पहले आप सोचते होंगे क्या था। दरअसल 1836 में उत्तर प्रदेश का जो नाम था पड़ा वह था उत्तर पश्चिम प्रांत। यह 1836। 1877 में फिर इसे बदल करके उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध रख दिया गया। यह नाम फिर 1902 में बदल दिया गया और केवल उसमें से उत्तर पश्चिमी प्रांत हटा करके अब इसे आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। और फिर 1937 में आगरा एवं अवध हटा करके इसे केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया, लेकिन 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया। ठीक, 24 जनवरी 1950 को। फिर जब उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, दूसरा फैक्ट देखिए आप, जब राज्यों का पुनर्गठन किया जाने लगा तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया। तो उत्तर प्रदेश राज्य का अगर पुनर्गठन पूछे 1 नवंबर 1956 को। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। पहले 85 थी, उत्तराखंड अलग होने के बाद 80 सीटें बची हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक, इन पर चुनाव होता है। आगे देखते हैं। हाँ, सबसे बड़े मंडल। ठीक, अब सबसे बड़े मंडल कौन कौन से हैं यूपी के? तो यह है कानपुर, ध्यान देना, लखनऊ और मेरठ। ये सबसे बड़े मंडलों में आते हैं क्योंकि इनमें 6 जिले हैं। ठीक, इन तीनों में 6 जिले हैं, ये आप याद रखिए, कानपुर, लखनऊ और मेरठ में। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1866 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। अब ध्यान देना कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ, अगर कहीं उत्तर प्रदेश नाम न लूँ तब भी आप यही समझेंगे। ठीक, सीबीआई कोर्ट्स कहाँ है? तो लखनऊ और गाजियाबाद में सीबीआई कोर्ट है। सीबीआई कोर्ट से तात्पर्य है कि सीबीआई जिन मैटर्स को देखती है, मामलों को, केसेस को देखती है, उससे संबंधित जो न्यायालय है, इसके लिए अलग से न्यायालय गठित किए गए हैं ताकि सीबीआई जिन केसेस को देखे उनको अधिक तीव्रता से, अधिक शीघ्रता से निपटाया जा सके। तो इस तरह से लखनऊ में 4, ठीक, और समतः गाजियाबाद में 2 कोर्ट स्थापित किए गए हैं। जमींदारी उन्मूलन कानून। जमींदारी उन्मूलन कानून स्वतंत्रता के बाद 1952 से लागू किया गया। सब फैक्ट आप जरूर रटे रहेंगे कि जमींदारी उन्मूलन का क्या मतलब है। जो इसके पहले जमींदारी प्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए यह कानून लाया गया था 1 जुलाई 1952 को। आगे बढ़ते हैं। 10वां एनसीआर में सम्मिलित जिले। अब एनसीआर का मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल किए जाते हैं। इस फैक्ट को याद रखिए आप, 8 जिले एनसीआर में हैं। और 8 जिले कौन कौन से हैं?
मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, ये 8 जिले शामिल किए गए हैं एनसीआर में। अब हो सकता है आपको याद करने में दिक्कत अगर आए, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है विकल्प में कम से कम एक जिला दे करके कि कौन सा इसमें एनसीआर में शामिल है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक रटे रहिए जो अस्थायी रूप से आपके दिमाग में आएगा, विकल्प तो आप पकड़ ही लेंगे कि मेरा गाजी गौतम, गाजी उपाधि होती थी आप जानते हैं, मेरा गाजी गौतम हापुड़ के बुलंदबाग में शाम को मौज किया। अब मेरा का मतलब मेरठ, गाजी मतलब गाजियाबाद, गौतम मतलब, अब गाजी का अर्थ आप गाजीपुर नहीं ले सकते क्योंकि सामान्य आदमी भी जानता है कि गाजीपुर कहाँ है, उसका एनसीआर से क्या ताल्लुक, कोई संबंध नहीं है। ठीक, तो गाजी का अर्थ गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, ठीक, के का कोई अर्थ नहीं है, बुलंद शहर, बाग मतलब बागपत, शाम मतलब शामली, मौज मतलब मुजफ्फरनगर। ठीक, मौज का अर्थ मुजफ्फरनगर लगाइए और इस क्रिया का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसको रट लेते हैं तो आपको एनसीआर के 8 जिले याद हो जाएंगे। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे उत्तरी भाग में पतली पट्टी के रूप में फैला ककरीला पथरीला भाग क्या कहलाता है? इसे भाबर कहते हैं। एक पट्टी के रूप में ककरीला पथरीला भाग फैला हुआ है, इसे भाबर कहते हैं। इसे अभी हम मानचित्र से, चित्र के द्वारा अच्छी तरह से समझाते हैं। ठीक, भाबर लिखते हैं या भाबर लिखते हैं, आप उससे हड़बड़ाए ना, तो बाकी जगह ब भी लिख देते हैं, भाबर। ठीक, भाबर के, तो उसे भाबर क्षेत्र कहते हैं। भाबर के दक्षिण में फैला दलदली भाग, भाबर की पट्टी आप देखेंगे तो उसके बाद उसके और दक्षिण एक पट्टी फैली हुई है, उसको भी हम समझाते हैं। तो उसे कहते, वो दलदली क्षेत्र है, वो दलदली क्षेत्र है, उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक, और इस तराई क्षेत्र की जो मुख्य फसल है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, गन्ना और धान। अब इसे हम अच्छी तरह से अब चित्र द्वारा समझते हैं। देखिए चित्र में आप, ये शिवालिक की श्रेणी है, जो पहाड़ी दिखाई गई है शिवालिक की श्रेणी है। ठीक, जो हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी भाग है, इसे निम्न हिमालय भी कहते हैं। अब यह विभाजन के बाद तो यह उत्तराखंड में चला गया है, तो पहाड़ी भाग तो उत्तर प्रदेश में नहीं रहा, लेकिन उससे जो नदियाँ निकलती हैं, पत्थरों को तोड़ ताड़ करके वो जो कंकड़ पत्थर छोटे छोटे टुकड़े बना दिए हैं, वो आगे आते हैं, वो उत्तर प्रदेश में भी मिलते हैं। अब नदियों का पानी जो है वह यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से ऊपर नहीं बहता है, बल्कि इनके अंदर भी समा जाता है। ठीक, तो वहाँ नदियाँ दिखाई नहीं देती, पानी दिखाई नहीं देता। यहाँ देखिए चित्र जो दिखाया गया है, इसी तरह से कंकड़ पत्थर वाले भाग होते हैं। यहाँ कहीं कहीं पानी आपको दिखाई देगा, कहीं नहीं दिखाई देगा, कहीं बड़े भाग तक नहीं दिखाई देगा, लेकिन आगे चल करके फिर पानी वाला भाग पानी दिखाई देने लगता है। तो यह भाग भाबर कहलाता है। अब अच्छी तरह से इसे समझ सकते हैं, देख करके इस भाग को भाबर कहते हैं। अब आगे और चित्र से समझते हैं। इस चित्र में आप देखिए, ठीक, वही चीज़ यहाँ दिखाया गया है। ये भाबर क्षेत्र यहाँ देख रहे हैं ना, ये जो पथरीला भाग है। ठीक, अब इसी तरह से नदियाँ हैं, कहीं उसमें जल दिखाई देगा, वे आगे आकर के यहाँ जल दिखाई देने लगा है। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पहले से ही थोड़ा भाग इस जल से, तो इस तरह के भाग बने होते हैं। हाँ, ये भाबर क्षेत्र है। अब यही जल वाला भाग आगे बढ़ करके दलदली क्षेत्र बनाएगा, जो एक पट्टी के रूप में अभी भाबर क्षेत्र से थोड़ा सा दक्षिण खिसकेंगे तो हाँ, अब ये क्या है, भाबर क्षेत्र एक पट्टी के रूप में, अब ध्यान देना, एक पट्टी के रूप में सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और लखीमपुर तक ये भाबर क्षेत्र दिखाई देगा। उसके बाद पट्टी के रूप में दलदल भाग मिलता है। इस भाबर क्षेत्र की चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर की है, 34 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। तो आगे चल करके दलदली भाग, वो नदियाँ सामने आने लगेंगी तो दलदली भाग तैयार होगा, तो वह तराई क्षेत्र में आएगा। इसे भी चित्र से समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ एक तराई भाग का तस्वीर दिखाया गया है आपको। ये तराई भाग क्या होता है, यहाँ जल निकासी वगैरह की व्यवस्था न होने के कारण दलदली क्षेत्र बन गया है। अगर दलदली क्षेत्र, यहाँ बड़ी बड़ी घासें, ठीक, जंगली जानवर भी यहाँ खूब है। लखीमपुर खीरी वाला जो टाइगर क्षेत्र है, वो नेशनल पार्क है, ये सब उसी में आते हैं। यहाँ जानवर, जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। और यह दलदली क्षेत्र संक्रामक रोगों के लिए, अब चूँकि जहाँ दलदल रहेगा वहाँ इस तरह की परेशानियाँ आएंगी, संक्रामक बीमारियाँ बहुत अधिक होती हैं, विशेष करके मलेरिया का प्रकोप बहुत होता है। यह भाबर के दक्षिण एक पट्टी के रूप में लगभग 80 से 90 किलोमीटर की यह पट्टी आती है, जो
सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, यानी यहाँ नेपाल, उत्तराखंड के बॉर्डर उधर सहारनपुर से चलेंगे, उसके बॉर्डर से सटे जो जिले हुए और नेपाल से जो सटे जिले हैं, उधर बिहार से भी सटे जिले तक, इस तरह ये पट्टी पाई जाती है। यहाँ धान की खेती और गन्ने की खेती अब खूब की जा रही है, क्योंकि भूमि सुधार के द्वारा ये जो 80-90 किलोमीटर की पट्टी है तराई क्षेत्र की, दलदली भाग की, इसकी चौड़ाई थोड़ी घट सी गई है, अब घटा दी गई है भूमि सुधार के द्वारा। और गन्ना और धान ठीक यहाँ खूब उपजाया जा रहा है, इसको आप जानते रहिए। अब तस्वीर मानचित्र में भी आपको यह दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए उत्तर प्रदेश का मानचित्र है, यहाँ आप देखेंगे तो यह वाला भाग ये उत्तराखंड वाला भाग है, ठीक है, ये नेपाल वाला भाग है, ठीक है, यहाँ बिहार है। अब यहाँ से सहारनपुर से ये पट्टी शुरू होती है, भाबर क्षेत्र के बाद उसके और दक्षिण, ठीक इधर। अब यह पट्टी शुरू होती है सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, फिर यहाँ पीलीभीत जो उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर को टच करती है, होते हुए इसी तरह से क्या कहते हैं, फिर ये लखीमपुर खीरी वाला विभाग, पीलीभीत, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, यह सब गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, यहाँ देखिए ये सब होते हुए ये सारा भाग कुशीनगर तक का भाग तय करता है, यहाँ बिहार वाले क्षेत्र, ठीक। यह पूरी इसी तरह की एक पट्टी है दलदल, उसी को हम तराई क्षेत्र कहते हैं। आगे बढ़िए। अभी जो मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, गंगा यमुना से यह जो बनता है मैदानी भाग जो है, यह इसमें जो नवीन काप पाया जाता है, नवीन काप वो जलोढ़ मिट्टी, ठीक, जो अवसाद जमे हुई है, इसको क्या कहते हैं, तो नई जो जलोढ़ मिट्टी जमी हुई है उसे खादर कहेंगे, नए वाले को खादर कहते हैं, आप याद रखिए इस बात को, ठीक। नई जलोढ़ मिट्टी जो है वो खादर है, और प्राचीन काप जो है वह बांगर है। दरअसल जहाँ अब बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है वह बांगर मिट्टी है, यह कम उपजाऊ होती है, ठीक है, मर सी गई है, उसे बांगर मिट्टी कहते हैं, जहाँ बाढ़ का पानी नहीं बह पाता। जबकि ये मिट्टी जो है यह अवसाद यह नदियों द्वारा हिलाया गया है, लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई है कि वहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ बांगर, उस मिट्टी को बांगर, यानी जो पुरानी मिट्टी है उसे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी उसे बांगर कहेंगे, और नई वाले को खादर कहेंगे, ठीक। और मैदानी क्षेत्र का जो ढाल है, आप अक्सर नदियों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैदानी क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का, इसका ढाल किधर है। तो अक्सर आप देखेंगे नदियाँ उत्तर पश्चिम से आपको दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई दिखाई देंगी, तो यही ढाल भी है इसका। मैदानी क्षेत्र का ढाल जो है वह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक। हाँ, विंध्यम, टांडा, कुशेहरा व खड़ंजा जलप्रपात कहाँ है, तो ये सभी जलप्रपात मतलब झरना, तो जिसमें जल जो है ऊपर से पहाड़ी से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, ये इसी को झरना कहते हैं, जलप्रपात। तो यह विंडम फॉल ये बहुत फेमस है, और टांडा, कुशेहरा, खड़ंजा, ये सारे जलप्रपात मिर्ज़ापुर जिले में आते हैं, ठीक। मिर्ज़ापुर जिले में जब आप पठारी भाग में पहुँचेंगे, थोड़ा दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, पठारी भाग जब आता है तो वहीं ये पाए जाते हैं। प्रदेश का सर्वाधिक वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो वेटलैंड वाला जिला सोनभद्र। इस बात को याद रखिए, नहीं आपको भ्रम हो सकता है कि दलदली भाग तो तराई क्षेत्र में बताया जा रहा है, तो आप कहीं उसी को अपना उत्तर मान लेंगे, नहीं, यह सोनभद्र है वेटलैंड वाला जिला। असल में वेटलैंड या इसे आर्द्र भूमि कहते हैं हिंदी में, या नम भूमि, यह वह क्षेत्र होता है जहाँ पानी बहुत अधिक जमा होता है, लेकिन वो भूमि जल होता है ऊपर का, ठीक, और या तो जमा होता है या पानी ऊपर न जमा हो लेकिन दलदल सा भाग होता है, यह अक्सर झरनों के, तालाबों, नदियों के पास ऐसा क्षेत्र बनता है। तो सर्वाधिक क्षेत्र वेटलैंड का जो है वह सोनभद्र में है, ठीक। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कब होती है, तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जब बरसात कहा जाता है कि 22 जून से मानसून आ जाता है, तो 22 जून से ये जो मानसून आता है यह दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। यह दरअसल विषुवत रेखा को पार करके हिंद महासागर में जब आता है तो वहाँ से दो भागों में बढ़ जाता है, एक भाग चला जाता है बंगाल की खाड़ी की तरफ, और एक भाग चला जाता है अरब सागर की तरफ, ठीक। अगर आप अरब सागर वाले को समझना चाहें तो समझ लीजिए पहले, अब उस अरब सागर में भी दो भागों में केंद्रित हो जाता है वह, एक तो केरल वाले भाग पर, मालाबार तट जो है
यहाँ हो जाता है, और एक भाग जाता है गुजरात के वहाँ कच्छ की खाड़ी की तरफ। तो जो केरल वाला भाग है वह वहाँ वर्षा कराता है, और जो कोंकण तट है या पूरा फैला है एक तरफ से मालाबार तट, तो यहाँ टकरा करके वहीं अच्छी बारिश करा देती है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बरसात से पहले वहाँ वर्षा हो जाती है। और जो गुजरात वाला है, वो गुजरात वाला जब उठता है तो वह वहाँ वर्षा कराता है गुजरात वगैरह में। और देखिए पुणे, अब मैं इस कुछ जीएस आपको बताता चलूँगा और भी। ये पुणे जो है वह वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब होता है जो पहाड़ी के दूसरे साइड में होता है, और जब ये पूरे कोंकण तट वाला जो जमा हुआ, और जो हमने बताया कि वहाँ मानसून जमा हुआ होता है, जो केरल के भाग में वर्षा करता है या समुद्र तटों पर वर्षा करके रह जाता है, तो चलो आगे बढ़ता है तो आगे वही पश्चिमी घाट मिलता है। पश्चिमी घाट से और टकरा करके समुद्र तट की ओर ही वर्षा कर देता है, और जब वह उस पश्चिमी घाट को पार करता है तब तक उसकी आर्द्रता खत्म हो जाती है, और उसी के आगे पुणे है। तो आर्द्रता खत्म होने की विशेष बात नहीं होती है, जब ऊपर से वह पहाड़ी से क्या कहते हैं मानसून आगे बढ़ता है तो यह पीछे या नीचे छूट जाता है, और वहाँ कोई पहाड़ी है नहीं उसके आगे की घेर करके वर्षा करा सके। तो वृष्टि छाया प्रदेश उसी को कहते हैं कि मानसून ऊपर से निकल गया है एक तरफ से, समझ लीजिए आप, और पुणे छूट गया हुआ रहते, इसलिए पुणे में 50 सेमी तक लगभग ही वर्षा हो पाती है। ये उस मानसून को हम समझ लिए। अब समझते हैं बंगाल की खाड़ी के मानसून को। बंगाल की खाड़ी का मानसून जब आगे बढ़ता है तो पहले हिमालय से टकराता है। अच्छा, उस मानसून पर थोड़ा सा हम पहले और चर्चा कर लेते हैं, जो अरब सागर वाला था। ठीक, जो कच्छ की खाड़ी से उधर आगे बढ़ता है, वह गुजरात में वर्षा करा करके आगे जब राजस्थान में पहुंचता है, तो राजस्थान में जो अरावली की पर्वत श्रेणी है, वह पर्वत श्रेणी उस मानसून की दिशा के समानांतर है, इसलिए पर्वत श्रेणी मानसून को रोक नहीं पाती, और राजस्थान में वह मानसून घिर नहीं पाता पहाड़ी से, समानांतर होने के नाते आगे बढ़ जाता है और सीधे हिमाचल प्रदेश में हिमालय के जो है कि हिमालय पर्वत से टकराता है, और उस क्षेत्र में हिमालय पर के आसपास वहाँ पंजाब उस सब में वर्षा, और हिमाचल प्रदेश वगैरह में वर्षा कर देता है। ठीक, और जो बंगाल की खाड़ी से निकलता है वह उधर हिमालय पर्वत से टकराने के बाद दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो पूर्वोत्तर भारत में चला जाता है, असम मेघालय की ओर, और वहाँ जाकर के मेघालय में पहाड़ियों से 3 पहाड़ियों से घिर करके आप जानते हैं गारो खासी जयंतिया, वहाँ बहुत अधिक वर्षा करा देता है। ठीक, और इसके बाद जब आगे बढ़ता है और एक भाग वह उत्तर भारत की ओर आता है और हमारे यहाँ वर्षा कराता है, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में और भी क्षेत्रों में। ठीक, ऐसा है, इसे आप समझ गए होंगे। अब यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। या भले हिमालय से टकरा करके इधर से आता है तो दिशा दक्षिण पश्चिम नहीं बन पाएगी, लेकिन एक्चुअल में यह जो हिंद महासागर से आकर के और तिरछे आता है, अब आ गया हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी की ओर, ये तिरछा हो गया, तो ये दिशा हो गई दक्षिण और क्या कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक, यह सर्वाधिक वर्षा जुलाई महीने में करता है, इस मानसून से होता है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, जुलाई महीने में दक्षिण पश्चिमी मानसून से। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हमारे यहाँ गोरखपुर है। गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। अब उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम वर्षा वाला जिला यही मथुरा है। अब समझ लीजिए बेचारा क्या कहते हैं राजस्थान से सटे होने के नाते वही हाल है कि महिमा घटी समुद्र की, जब रावण बसा पड़ोस, तो राजस्थान तो खुद रेगिस्तान बना हुआ, इस बेचारे को भी नहीं छोड़ता। सबसे कम वर्षा इसी मथुरा में होती है, इसलिए वायु अपर्दन सबसे ज़्यादा मथुरा में। ठीक, और वैसे आगरा में भी है इसका प्रभाव। प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है, आप इसे रटे रहेंगे। ठीक, प्रदेश में बीहड़ क्षेत्र। अब ये बीहड़ क्षेत्र क्या होता है? ये बीहड़ क्षेत्र दरअसल अवनालिका अपर्दन के कारण होता है। यह चंबल और यमुना तट, याद रखिए, चंबल व यमुना तट, जब उत्तर प्रदेश में चंबल यमुना तट से मिलती है चंबल नदी, तो वहाँ यह स्थिति उत्पन्न होती है क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है वह बड़ी नम है। वो क्या इस तरह से कतरीली पथरीली मिट्टी है नहीं, तो वही खादर मिट्टी है, तो वहाँ अवनालिका अपर्दन हो जाता है। अवनालिका अपर्दन जल के प्रवाह के कारण होता है, बीहड़ सा उत्पन्न हो जाता है। ठीक, इसे हमें चित्र से भी समझते हैं। यह देखिए बीहड़ क्षेत्र का चित्र है। यहाँ नदियाँ विशेष यह चंबल, आपसे जब अवनालिका अपर्दन पूछे या बीहड़ क्षेत्र पूछे तो आप चंबल घाटी को ही बताएंगे। ठीक, इसे चंबल घाटी भी कहा जाता है। यह अपने दस्युओं के लिए, यानी यहाँ डकैत या दस्युओं के लिए फेमस था। ठीक, अब तो कम है,
चंबल घाटी पर इसी पर एक फिल्म भी बन गया है राजकुमार का, चंबल घाटी। ठीक, यह एक समय में अपने दस्युओं के लिए माने प्रसिद्ध था। तो इस तरह की बनावट बन जाती है यहाँ कि यहाँ उनके लिए छिपना रहना बहुत आसान हो जाता है, जबकि पुलिस के लिए, सुरक्षा कर्मियों के लिए उन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है सर्च ऑपरेशन चलाना। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या है? ये मैदानी भाग में नदियों द्वारा जो गाद अवसाद बहाकर ले जाकर लाए जाते हैं और जमा हो जाते हैं, इसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी की आप एक खासियत जानते रहिए कि इस मिट्टी में पोटाश चूना खूब पाया जाता है और अवसाद में आ जाता है बह करके। याद रखिए, पोटाश और चूना बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्व बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए अपने यहाँ खेतों में नाइट्रोजन वगैरह अतिरिक्त रूप से दिया जाना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव तत्व तो कम पाए जाएंगे, तो आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि ये जब जल से बहाए गए अवसाद या गाद हैं तो उसमें जैव होने की कोई संभावना नहीं होती। ठीक, गंगा यमुना मैदान में ये जो पाए जाने वाले कुछ लवणीय क्षेत्र या क्षारीय क्षेत्र पाए जाते हैं। लवणीय या क्षारीय क्षेत्र, इन्हें ऊसर या रेह या बंजर या कल्लर कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछे लवणीय क्षारीय क्षेत्र क्या होते हैं, तो यही होते हैं। दरअसल इसमें जो रेह होता है, रेह, ठीक, ये लवणीय होते हैं, माने अम्ल होता है। हाँ, लवण होता है, अम्ल, और इसमें ये लवणीय होते हैं। और ऊसर क्षेत्र जो होते हैं ये क्षारीय। ठीक, और इसे कल्लर या बंजर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? हमने बताया ना, राजस्थान के ये सटे हुए हैं, राजस्थान से यूपी के 2 जिले सटते हैं ना। एक्ट्रिक में बताया था ना, राजस्थान से आगे मथुरा, तो आगरा और मथुरा सटते हैं कि मरुस्थलीय मृदा माने वो जो राजस्थान का प्रभाव है वो यहाँ भी देखने को मिलता है। मरुस्थलीय मृदा मतलब समझते हैं ना, रेगिस्तान। ठीक, यह प्रभाव यहाँ भी इस तरह की मिट्टी देखी जाती है। काली मिट्टी कहाँ मिलती है? तो काली मिट्टी उत्तर प्रदेश में बहुत कम मिलती है। ये बुंदेलखंड वाला जो भाग है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वहीं काली मिट्टी मिलती है। आप जानते हैं काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयुक्त मिट्टी होती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर। ठीक, अब ये सब जानते रहिए। मेरा उद्देश्य यह है कि आप जितना प्रश्न पढ़ें उससे कई गुना और जानकारी पा जाए। जलीय अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? जलीय अपर्दन से, अब देखिए यहाँ हमने अभी और नालके अपर्दन आपको चंबल घाटी क्षेत्र में बताया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप कह देंगे कि यह सबसे प्रभावित क्षेत्र है। दरअसल अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र सबसे ज़्यादा भाभर व तराई क्षेत्र है, जिन जिलों को अभी हमने बताया। यहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी कट जाती है, अपर्दन होता है। चलिए, हाँ चलिए, और नालके अपर्दन के लिए आपको हमने बताया चंबल वाला क्षेत्र, यमुना। ठीक, यमुना और चंबल के कारण। और अब ये प्रभावित जिला सबसे अधिक कौन है इसके लिए? इटावा और आगरा, यहीं बीघड़ बनता है इटावा में सबसे ज़्यादा। ठीक, तो इटावा, आगरा, इन सब क्षेत्र में ये औनाल का अपर्दन सर्वाधिक होता है। अफीम की खेती उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है? या बाराबंकी इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, बाराबंकी, और इसे गाजीपुर में भी खेती होती है। ठीक, तो बाराबंकी और गाजीपुर अफीम की खेती के लिए जाने जाते हैं। दशहरी आम का क्षेत्र कहाँ है? दशहरी आम का क्षेत्र दरअसल मलिहाबाद है, जो कि लखनऊ क्षेत्र है। ठीक, लखनऊ में आम शोधन संस्थान भी है। तो मलिहाबाद, आप याद रखिए कि दशहरी आम आप खाए हैं, जानते हैं आप दशहरी आम, वह मलिहाबाद इसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे, अब देखिए लंगड़ा आम। लंगड़ा भी आप जानते हैं, तो लंगड़ा आम के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। वाराणसी का लंगड़ा आम, मलिहाबाद का दशहरी आम। ठीक, सफ़ेदा, चौसा, आप सुने हैं सब आम की प्रजातियाँ। अब सफ़ेदा और चौसा सहारनपुर, स से सफ़ेदा, स से सहारनपुर, चौसा में स है सहारनपुर। आप घबराइए नहीं, दशहरी में वो वाला स दूसरा है तालब वाला, तो दशहरी आप याद रखिए मलिहाबाद। ठीक, लंगड़ा वाराणसी, इस तरह आप याद कर सकते हैं। लेकिन स्टॉल आम की प्रजाति है जो मेरठ और बागपत में पाया जाता है। ठीक, तो वहाँ इसका उत्पादन होता है। देखिए उत्तर प्रदेश के जो आम हैं या किसी दूसरे प्रांत में हमेशा नवाब ब्रांड से जाने जाते हैं। आप नवाब हैं ही, लखनऊ जो है वो नवाबों की नगरी कही जाती है। ठीक, तो नवाब ब्रांड आप याद रखिए कि मलिहाबाद जो, और वैसे भी लखनऊ आम संस्थान लखनऊ में है, तो वहाँ से जब आम जाएंगे तो नवाब ब्रांड
कहे ही जाएंगे, याद रखना। अमरूद उत्पादन का विशेष क्षेत्र हमारे यहाँ प्रयागराज है या कौशाम्बी। प्रयागराज कौशाम्बी तो आप जानते हैं सटा हुआ है, इसी प्रयागराज का एक अंग था कभी कौशाम्बी, काट दिया गया है। ठीक, चलिए अमरूद के लिए जो प्रशिक्षण केंद्र बना है, चूंकि प्रयागराज सबसे फेमस है अमरूद के लिए, तो आप याद रखिए प्रशिक्षण केंद्र भी प्रयागराज में है इसका, अमरूद का प्रशिक्षण केंद्र। सब परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आम के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, अभी हमने वहीं बताया आपको कि यह लखनऊ में है। ठीक, सर्वाधिक आंवला उत्पादन कहाँ होता है, किस जिले में, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कई बार पूछा गया है, मिलान करने के लिए भी आता है। तो प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है। ठीक, मुरब्बा वगैरह भी खूब मिलता है, बनाया जाता है वहाँ। पान का उत्पादन का प्रमुख जिला, वैसे कई जिलों में, लगभग 24 जिलों में पान का उत्पादन किया जाता है, लेकिन प्रमुख जो है वह बांदा है। ठीक, प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया? ऑपरेशन फ्लड, देखिए ऑपरेशन फ्लड से आप परेशान ना हो। ठीक है, यह फ्लड जो है वह दूध के लिए है, आप जानते फ्लड तरल, तो ऑपरेशन फ्लड का मतलब है दुग्ध क्रांति से, श्वेत क्रांति भी जिसे कहते हैं, श्वेत क्रांति। ठीक, ऑपरेशन फ्लड यदि पूछता है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति से। ठीक है, तो यह उत्तर प्रदेश में 1973 में शुरू किया गया था। आप जानते हैं क्या, ऑपरेशन फ्लड वर्गीस कुरियन द्वारा शुरू किया गया था, तो यह, लेकिन यूपी में यह 1973 से शुरू किया गया। याद रखिए कि ऑपरेशन फ्लड 1973 से शुरू हुआ। गोकुल पुरस्कार, आप देखिए गोकुल पुरस्कार दिया जाता है, तो गोकुल का अर्थ आप समझते हैं, गायों का कुल, एक गायों से संबंधित होना चाहिए इसे, तो केवल गायों से संबंध नहीं है बल्कि दूध से है। तो गोकुल पुरस्कार किसको दिया जाता है? सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला जो किसान होता है उसी को गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। यह दूध, ध्यान देना, भैंस या गाय का होना चाहिए, भैंस या गाय के किसी भी नस्ल का। आप याद रखिए कि भैंस और गाय के किसी भी नस्ल का दूध का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला। अब केवल दूध का देंगे तो कुछ कुतर्की लोग कहेंगे भेड़ बकरी, नहीं, आप केवल दूध अगर मानिए तो गायों का, गाय या भैंस का शामिल कर लीजिए। तो आप जानते रहिए कि गोकुल पुरस्कार उसी को दिया जाता है जो सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है। इसलिए हमने इतना समझाया कि एक और पुरस्कार दिया जाता है, नंद बाबा पुरस्कार। आप जानते हैं नंद, हाँ, वो क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के धात्र पिता थे, मतलब धात्र पिता मतलब धारण किए गए पिता, हाँ, ओरिजिनल पिता तो थे नहीं, तो तभी उन्हीं के यहाँ पले बड़े थे वो। तो नंद बाबा पुरस्कार उसी पर दिया जा रहा है। वहाँ आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण गायों को चराते थे। तो ये देसी नस्ल की गाय, देसी नस्ल की गाय का सर्वाधिक दूध जो उत्पादन करने वाला होता है उसे नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है यूपी सरकार के द्वारा। ठीक, प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू की गई? ध्यान देना, चकबंदी योजना 1954 में लागू की गई। चकबंदी योजना क्या होती है, चकबंदी क्या है समझ लीजिए। ये छोटे छोटे, देखिए जब आबादी बढ़ती है, बिखराव होता है खेतों का, लोग टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, कई हिस्सेदार होते हैं, तो ये जोतने बोने लायक नहीं रह जाते, इनमें नई तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो सरकार इसके लिए चकबंदी कर देती है। जैसे किसान के कई जगह खेत जो है बिखरे हुए हैं, तो उसका खेत एक जगह करके दे दिया जाता है ताकि वो कायदे से एक जगह देख रेख करके और तकनीकियों का इस्तेमाल करके खेती कर सके। तो यही चकबंदी कहा जाता है कि छोटे छोटे बिखरे खेतों को एक बड़े चक के रूप में बदलना। इसकी योजना 1954 में लागू की गई, चकबंदी की शुरुआत की गई, याद रखना। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स, योगी बाबा, जब ये आता है तो योगी बाबा जरूर याद आएंगे कि 8 मई 2017 को यह शुरू किए थे एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स। यानी अगर कोई सरकारी जमीन कब्जा किया है या सब, और आप जानते हैं कितना बड़ा खेल होता है इसका। ठीक, जो तथाकथित देशभक्त होते हैं, ठीक है, श्वेत वसन वाले, तो उन्हीं के द्वारा ये ज़्यादा किया जाता है पवित्र काम। तो उसके लिए योगी महाराज सहन करने के लिए तैयार नहीं है और इसके लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कर दिए हैं। और जब से देखा जा रहा है यह हुआ है, तब से अच्छे अच्छे जो है अभी बिल में छिप करके बैठे हुए हैं, फिर मौका ढूंढ रहे हैं कि कभी मौका हो सकता है मिले। चलिए, भगवान करे ना मिले, आगे बढ़िए। तो यह 2017 से एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। तहसील दिवस किस कब मनाया जाता है? आप अक्सर सुनते होंगे, इसको भी आप याद रखिए। हर महीने के पहले और तीसरे, ये विषम संख्या आप याद रखिए, पहला और तीसरा जो मंगलवार होता है तहसील दिवस उस दिन
होता है जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं अधिकारियों द्वारा। ठीक। मंडी परिषद की स्थापना कब की गई यूपी में? मंडी परिषद यह 1973। कृषि उत्पादन एवं मंडी परिषद भी पूरा नाम लेते हैं, हमने साथ में लिख दिया है। तो 1973 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसके लिए वैकेंसीज भी आती हैं, आपको मालूम होगा अगर आप कॉम्पिटिटिव छात्र हैं तो। किसान मित्र योजना कब से लागू की गई? यह 2001 से लागू की गई थी, याद रखना, किसान मित्र योजना। ठीक, जो किसानों को खेती के बारे में, किसानी के बारे में समझाते हैं। ठीक। किसान वही योजना, देखिए परीक्षा के सब पूछे गए प्रश्न है। किसान वही योजना यूपी में कब लागू हुई? 1992 में। इन सबको आप रटे रहिए। आशा है आपको बहुत लाभ मिला होगा इससे। हमने पूरी कोशिश की कि आपको व्यापक ढंग से और महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार बता दिया जाए। परीक्षा में जाने से पहले, परीक्षा जाने से पहले आप आधे घंटे का समय निकाल करके जरूर देख लें, समझ लें, और आपको जमे अगर तो आप अपने हृदय के भाव को रोकिए ना, आप थोड़ी सी उंगलियों का प्रयोग करिए और मेरा मनोबल बढ़ा दीजिए। मैं परीक्षा से पहले और भी इस तरह के चुने प्रश्नों को आपके सामने लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।